गुड मॉर्निंग बेटा। फिर से चैप्टर कृषि वर्कशीट 24। बेटा हम आज अखाद्य फसलों की बातें करेंगे। इसमें अखाद्य फसलें जिनको खाया नहीं जाता लेकिन उगाया जाता है, बहुत प्रॉफिट इनसे गेन किया जाता है इनको बेच के। पहले नंबर पे आती है रबड़। रबड़ जैसा कि आज जानते हैं कि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो रबड़ जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया जैसे कल भी हम बात हुई थी कि 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल में ट्रॉपिकल रीजन होता है, यानी कि भूमध्य क्षेत्र होता है। वहाँ पर रबड़ उगाई जाती है, जैसे कि इंडिया का साउथ वाला एरिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरला में भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उगाया जाता है, और अंडमान निकोबार ऑल्सो। ठीक है। रबड़ उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जो हमें इक्वेटर के पास ही मिलेगा, और बारिश भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादातर ये कोस्टल रीजन में ही उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन रोज बारिश होती है। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको बारिश चाहिए। चावल से भी ज़्यादा बारिश रबड़ को चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब बात आती है कपास की। कपास को भी हाई टेम्परेचर चाहिए बेटा, लेकिन बारिश इसको बहुत कम चाहिए, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि वहाँ पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाला पड़ेगा तो कपास की फसल खराब हो जाएगी। ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए कपास के लिए, और कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो काली मिट्टी भारत में दक्षिणी पठारों में पाई जाती है, डेक्कन रीजन में। तो डेक्कन रीजन में इधर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये स्टेट हैं जहाँ पर कपास बहुतायत में उगाई जाती है। कपास उगाने में भारत तीसरे नंबर पर है। हाँ जी, आते हैं जूट की बात करते हैं। जूट जैसे कि आप देखते हैं कि नो पॉली बैग का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, तो जूट मोस्टली यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जूट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि नायलॉन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और जूट की कॉस्टली होती है, ये महंगा पड़ता है जूट की बोरियां थैले बनाने के लिए, और इसलिए नायलॉन ज़्यादा ट्रेंड में है। पर फिर भी जूट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है। तो जूट जो है ऐसे इलाके में उगाया जाता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो बारिश ज़्यादा होती है, दलदली एक तरह से एनवायरनमेंट, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए जूट को प्रिपेयर करने के लिए। तो भारत का पश्चिमी बंगाल वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, जहाँ पर गंगा नदी और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, उस एरिया में, ये बिहार में, पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ये जूट उगाया जाता है। इसको पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए। हाई टेम्परेचर जब ये फसल पकती है उस समय इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। आइए बात करते हैं कृषि में कुछ सुधारों की। कृषि में लगातार अगर सुधार ना किए जाएं तो बेटा प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसमें गिरावट आती है। तो टेक्निकल यानी कि प्रौद्योगिकी सुधार को लगातार किए जाने चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल संस्थागत सुधार भी होने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने जैसे ही हम आज़ाद हुए बहुत सारे संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार किए हैं। मतलब एक पे अगर हम बात करें तो जमींदारी उन्मूलन किया है। जैसे ही आज़ाद हुए तो अबॉलिशिंग ऑफ जमींदारी प्रथा, ये गवर्नमेंट ने पहला स्टेप उठाया था। और जोतों की चकबंदी की। जोतों की चकबंदी मीन्स जैसे हमारे देश में आप जानते ही हैं कि मेल पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पुरुष प्रधान समाज है। तो बहुत सारे बेटे जिनके होते थे वो बड़ा प्राउड फील करते थे, और बेटों के चक्कर में बच्चे पैदा होते रहते थे। तो जितने ज़्यादा बेटे होंगे वो ज़मीन के उतने ही टुकड़े हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए चकबंदी की गई, यानी कि ज़मीन को एक करके उनको बाउंड्री लाइन कर दिया गया।
ठीक है। ऐसे ही हरित क्रांति फसलों के नए बीज, HYV बीजों को लेकर के, और केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल खाद, अच्छी क्वालिटी की खाद, अच्छी क्वालिटी के बीज, बड़ी बड़ी मशीन्स, उनसे हरित क्रांति की गई। और हरित क्रांति सबसे पहले गेहूं और चावल के क्षेत्र में की गई, फसलों में की गई। और इसी तरह श्वेत क्रांति दूध के फील्ड में की गई। इसमें अच्छी क्वालिटी के मेल और फीमेल गाय और भैंसों को उनकी फर्टिलिटी की गई इसमें। इसके साथ साथ सहकारिता को प्राथमिकता दी गई। मीन्स हमारे देश में जब हम राजा महाराजाओं का टाइम था, जमींदारी प्रथा थी जैसे कि, तो कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, कई सौ गांव उनके पास होते थे, पर वो खेती बिल्कुल नहीं करते थे और दूर बैठ के सारा उसको हैंडल करते थे। तो इस तरह से जो गरीब लोग थे, गरीब लोग जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। तो इस तरह से कि भी उनको सहकारी मिलजुल के काम करने का उनको सजेशन दिया गया और सहकारिता को प्राथमिकता दी गई कि आप मिलजुल के काम कीजिए और आपको अच्छी अर्निंग होगी, आपको एज ए सैलरी बेस दिया जाएगा। और फसल बीमा, जैसा आप जानते हैं कि आजकल के टाइम में किसान अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं, और किसी भी कारणवश अगर उनकी फसल खराब हो जाती है, जैसे आपदा के टाइम पे सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, फसल खराब हो जाती है, और कम ब्याज पर उनको ऋण देने के लिए, कर्ज देने के लिए वहाँ बैंकों की स्थापना की गई है। ज़्यादातर तकरीबन सभी गांवों में सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं उनसे, जो किसान क्रेडिट कार्ड से उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर उनको क्रेडिट मिलता है और उनको ऋण मिलता है। ऐसे ही दुर्घटना बीमा, पेज, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। तो अगर किसान की खेत में काम करते समय किसी भी तरह से दुर्घटना हो जाती है, नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है, तो उनको गवर्नमेंट बीमा देती है। ऐसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य, जब फसल कट के तैयार हो जाती है तो बिचौलियों के कारण किसानों को बहुत जो लाभ मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण से गवर्नमेंट ने फसल का न्यूनतम मूल्य हर बार रखती है, जैसे कि गेहूं का, चावल का, गन्ने का, कि किसान इस कीमत पर अपनी फसल को बेचेगा, कम से कम इस कीमत पे बेचेगा, उससे कम कीमत पर नहीं बेचेगा। अगर कोई साहूकार या कोई बिजनेसमैन उससे कम कीमत पर किसान की फसल को खरीदना चाहता है, तो किसान वह ना बेच के कहाँ बेचेगा, गवर्नमेंट को बेचेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहायता मूल्य होता है, ताकि इसमें किसान की जो लागत है और प्लस प्रॉफिट कुछ निकल जाए। तो बेटा ये टॉपिक है हमारा खाद्य फसलों का। आपको आंसर जो है वो डिस्क्रिप्टिव लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।